हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। हमारी चैनल पे तैयारी जेआरएफ वाली चल रही है, यानी कि हमारे चैनल पे बैचेस चल रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य को लेकर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर्ड मटेरियल आपको वहाँ पे मिलता है, सब कुछ आपको वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिलता है। आपको सभी क्लासेस मिलेंगे वहाँ पे, PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको, आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व किया जाता है। वहाँ पे लाइव मीटिंग्स होती है जिसमें हम लोग आप सभी लोगों से 1-to-1 कनेक्शन करते हैं। तो काफ़ी सब कुछ अच्छा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर हमारे बैच को ज्वाइन करना, ठीक है। आपको कमेंट के अंदर नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो बैचेस के बारे में, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास होगी चैप्टर 10 जो है आपका हायर एजुकेशन। उसके अंदर आपका एक टॉपिक दिया हुआ है एनवायरनमेंट एजुकेशन के बारे में। एक टॉपिक है आपका वैल्यू एजुकेशन और एनवायरनमेंट एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बच्चे उसको ऐसे ही लाइटली ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि एनवायरनमेंट एजुकेशन तो एनवायरनमेंट वाले चैप्टर का टॉपिक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो आपको बताया है कि जो एजुकेशन के अंदर एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं वो हमको किस तरीके से यूज़ में लेनी है, वो हमको किस तरीके से पढ़नी है, यहाँ पे उसके बारे में बताया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस हमने देखे हैं कि पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं UGC नेट के उसमें आपसे पूछे गए हैं। मैं लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ जो कि आपके PYQs हैं इसी टॉपिक से जुड़े हुए, ताकि आपको पता चले कि ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये जो एनवायरनमेंट एजुकेशन वाला टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैंने एक सीरीज़ चलाई है जिसके अंदर हम छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे, लेकिन पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होंगे वो टॉपिक्स, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास होगी एनवायरनमेंट एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। एनवायरनमेंट एजुकेशन से मतलब क्या है भाई, यहाँ हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट एजुकेशन। इससे मतलब क्या है? इससे मतलब है कि एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई, वो सब कुछ हमको हमारी एजुकेशन के अंदर लेना है। यानी कि जब भी हम एजुकेशन देते हैं अपने स्टूडेंट्स को तो हमको उसके अंदर एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई जितने भी चीज़ें हो रही है उन सबको हमको एजुकेशन के अंदर क्या करना है, जोड़ के फिर बच्चों की तरफ है ना जानकारी को पहुंचाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी हुई है हमारी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई, उनके बारे में हमको पढ़ना है सबसे पहले तो। और फिर दूसरा हमारा पार्ट होगा आज की क्लास का जिसके अंदर हमको जो भी बेसिक एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो भी एक्ट वगैरह आए हैं, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, हमको उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब आपको टॉपिक देख के लग रहा होगा कि पहले तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फिर हमको एनवायरनमेंट के एक्ट पढ़ना है, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, कितना डीप में पढ़ना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2-3 आर्टिकल हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए पढ़ने हैं, जिनके बारे में आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ बातें कही है, और फिर कुछ आर्टिकल्स वगैरह हैं या फिर कुछ ईयर्स हैं, कुछ एक्ट हैं जो कि आपके आए हैं एनवायरनमेंट से जुड़े हुए। बेसिक एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो एक्ट आए हैं उनको आपको पढ़ना है, उनका ईयर आपको याद रखना है, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इस टॉपिक में। लेकिन हमको नाम पता होना चाहिए कि भाई ये एक्ट जो है ये कब आया है, ये कौन से साल में आया है और क्या काम था इस एक्ट का, किसके लिए आया था, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें, सिर्फ बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। और इस लेक्चर के लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके PYQs होंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए थे और अब कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपके हायर एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग चाहते हो कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी आपके एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें आती है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप दोनों के लिए ही इस वाली वीडियो को रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है कि एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको देखनी है एक तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है, एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर और एक DPSPs के अंदर, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके अंदर। तो इन 3 बातों के अंदर, इन 3 टॉपिक्स के अंदर हमारी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई क्या बातें करी गई है वो हमको देखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, तीसरे भाग के अंदर दिए हुए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। इसके अंदर आपका आर्टिकल अनुच्छेद 21, 14 और 19 के अंदर आपके एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई कुछ बातें कही है, ठीक है। अब आपको आर्टिकल को याद रखना है, ठीक है। अब आर्टिकल अगर मैं 21 की बात करूं तो 21 जो आर्टिकल है, 21 जो अनुच्छेद है वो बात करता है आपकी किसकी, आपके राइट टू लाइफ की बात करता है। तो राइट टू लाइफ के अंदर आपका 21 जो आर्टिकल है
उसके अंदर ये भी बात बोली गई है कि राइट टू लाइफ, सबको जीने का अधिकार है, ठीक है। उसके साथ साथ सबको अच्छा एनवायरनमेंट के अंदर जीने का भी अधिकार है कि भाई हमारा जो एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसके अंदर हम रहते हैं वो भी साफ़ सुथरा क्लीन होना चाहिए। किसी भी तरीके की कोई भी पॉल्यूशन, कोई भी गंदे पदार्थ हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे वातावरण में नहीं होने चाहिए। साफ वातावरण का भी हमको अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 21 इसकी बात करता है, आपको आर्टिकल याद रखना है, ठीक है। फिर है आपका एक आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 जो है वो आपका राइट टू इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है। ये भी कहता है कि हमको एनवायरनमेंट को साफ़ रखना है और साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट को रखने के लिए जो है वो हमारी जिम्मेदारी है और हमारा एक राइट है ये, ठीक है। तो आर्टिकल 19 जो है इसके अंदर आपके टोटल 6 आर्टिकल है ना। 19 के अंदर टोटल आपके सब 6 आर्टिकल हैं। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि 19 आर्टिकल के अंदर टोटल 6 आर्टिकल है, जिसके अंदर बताया हुआ है कि हम फ्रीली मूव कर सकते हैं इंडिया में कहीं भी, ठीक है। और एक बताया हुआ है कि हम कहीं पे भी रह के कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन को अपना सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं वहाँ पे रह के, ठीक है। तो इस आर्टिकल में भी आपकी बात हुई है कि हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं इंडिया के किसी भी कोने के अंदर, यानी कि हम इंडिया के अंदर कहीं भी फ्रीली आ जा सकते हैं। ये हमको राइट दिया हुआ है, ये हमको अधिकार दिया हुआ है, हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो ये भी बात करता है कि हमको ये अधिकार है कि हम जहाँ भी पूरे इंडिया में जहाँ पे भी घूमेंगे वहाँ का जो वातावरण है वो साफ़ सुथरा हो। तो साफ़ सुथरा क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार हमको देता है आर्टिकल 19, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21, 14 और 19 तीनों आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं, जो कि आपके एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई बातें कहते हैं, ठीक है। फिर एक है आपका आर्टिकल 48A जो कि आपका DPSP है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 48A। ये क्या बात करता है कि हमको क्या करना है, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। ये एक राज्य की ड्यूटी बनती है कि वो अपने फॉरेस्ट को, उसके एरिया में जो भी फॉरेस्ट आते हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी वातावरण है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है, संरक्षण करके रखे। ये किसका काम है, ये एक राज्य का काम है, ठीक है, एक स्टेट की ड्यूटी है। तो ये है आपका 48A आर्टिकल है जो कि आपका DPSP है, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर एक है आपका आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है आपके 51A के अंदर, सॉरी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आपकी 51A के अंदर, वो बात करती है। जो 51A आपका आर्टिकल है जिसके अंदर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करी गई है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको कुछ ड्यूटी दी गई है कि आपको ये ड्यूटी है, आपको अपने नेशन के टूवर्ड्स इन ड्यूटीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। एक तो हमको अधिकार दिए हुए हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, एक हमको फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई है कि भाई अगर आपको कुछ चीज़ों का अधिकार है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी ये काम को करो, वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 51A के अंदर बताई हुई है, ठीक है। अब आर्टिकल 51A के अंदर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी, ठीक है। अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से एक फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि हमको फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, एनवायरनमेंट को, लिविंग क्रिएचर्स को, सबको प्रोटेक्ट करके रखना है। ये हम सभी देशवासियों की ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हमको क्या करना है, फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, एनवायरनमेंट को, लिविंग क्रिएचर्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो ये तीनों, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSPs यानी कि नीति निर्देशक तत्व से जुड़े हुए हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इन सभी आर्टिकल्स को भी आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना, लेकिन इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो कि आपके आर्टिकल है ना, जो कि आपके एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है, ठीक है, आपको पढ़ना है इन सभी को, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, कुछ एक्ट और लेजिस्लेचर है, कुछ एक्ट और लेजिस्लेशन है जो कि पास हुए हैं एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, जिनको हमको ध्यान में रखना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन एक्ट का नाम क्या है, कौन से ईयर में आया है और जस्ट उसमें थोड़ा सा क्या बताया हुआ है, इतने ही सिर्फ 3 चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कुछ अधिनियम और कुछ विधान, ठीक है। सबसे पहला है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। अब ये जो 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये क्या कहता है, हमको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखना है, यानी कि हमको क्या करना है, जो वन्य जीवन है उनको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, वन्य जीवों को हमको क्या करना है, सुरक्षा देनी है, उनको उनकी रक्षा करनी है,
ठीक है। तो ये एक्ट, इसका जो है ना नाम है, इसकी जो डेट है, कब आया था, 1972 के अंदर आया था। और क्या काम है इसका, ये इसलिए आया था कि हमको क्या करना है, वाइल्ड लाइफ को यानी कि वन्य जीवों को क्या करना है, उनकी रक्षा करनी है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। इन तीन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है आपका द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974, यानी कि जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। अब ये 1974 का वाटर पोल्यूशन एक्ट क्या कहता है कि हमको वाटर पोल्यूशन नहीं करना है, यानी कि जल में जो प्रदूषण है उसको हमको नहीं करना है, और जो भी प्रदूषण हो रहा है उसको हमको धीरे धीरे खत्म करना है, यानी कि धीरे धीरे कम करते जाना है, ठीक है। प्रदूषण का हमको क्या करना है, नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। उसकी बात करता है आपका वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 का, ठीक है। अगला है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट ऑफ 1977, यानी कि जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। 1974 में तो आपका जो वाटर पोल्यूशन एक्ट है वो आया था, और 1977 के अंदर आपका उपकर का अधिनियम आया था, यानी कि सेस का एक्ट आया था। अब उपकर क्या होता है, सेस क्या होता है, कर के ऊपर कर लगा देना, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देना होता है आपका उपकर, यानी कि सेस। तो इस एक्ट में क्या बात हुई थी कि वाटर से जुड़ी हुई बातें हुई थी। सेम वही बात है कि हमको वाटर को है ना कंजर्व करके रखना है, हमको वाटर को पोल्यूट नहीं करना है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन हमको नहीं करना है, हमको साफ सुथरा पानी रखना है। और अगर कोई भी ऐसी कुछ एक्टिविटी करता है जिससे हमारा वाटर खराब होगा, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, उसके ऊपर सेस लगा दिया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर उपकर लगा दिया जाएगा, यानी कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाएगा, कर के ऊपर भी कर लगा दिया जाएगा, ठीक है। उसकी बात हुई थी आपके 1977 वाले एक्ट के अंदर, ठीक है। अगला है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, यानी कि वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब 1980 का वन संरक्षण अधिनियम क्या कहता है कि हमको वनों को संरक्षित करके रखना है, हमको फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना है, ठीक है। अगला है आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, यानी कि वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। अब इस अधिनियम में क्या बात हुई है कि हमको जो एयर पोल्यूशन है, जो वायु का जो प्रदूषण है वो हमको नहीं करना है, ठीक है। वायु को हमको क्या करके रखना है, क्लीन करके रखना है, उसमें हमको किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं करना है वायु के अंदर, ठीक है। अगला अधिनियम है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में क्या बात हुई होगी, पर्यावरण से जुड़ी हुई कि हमको क्या करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, हमको पर्यावरण का क्या करना है, संरक्षण करना है, ठीक है। और ये जो एक्ट है वो आपके भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना भोपाल के अंदर, उसके बाद से ये एक्ट लागू हुआ है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, जिसको एक अम्ब्रेला लेजिस्लेचर भी बोला जाता है, ठीक है। इस वाले एक्ट को अम्ब्रेला लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, ठीक है। एक है आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन 1991, यानी कि तटीय विनियमन क्षेत्र 1991 का अधिनियम, ठीक है। इसका सिर्फ नाम याद रख लेना, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये वाला, ठीक है, बाकी सारे लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, यानी कि वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब 1980 का वन संरक्षण अधिनियम क्या कहेगा कि हमको वनों को संरक्षित करके रखना है, हमको फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना है, ठीक है। फिर अगला है आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, यानी कि वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। 1981 का जो वायु प्रदूषण एक्ट है वो क्या कहता है, अभी तो हमने देखा इस एक्ट को 1987 के अंदर अमेंड किया गया था, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो वायु प्रदूषण जो एक्ट है आपका, जो अधिनियम है वो आपका 1981 के अंदर आया है, ठीक है, लेकिन उसका अमेंडमेंट हुआ है, उसका संशोधन हुआ है 1987 के अंदर, ठीक है। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि 1981 के अंदर आपका एयर प्रिवेंशन एक्ट आया था, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम आया था 1981 के अंदर, ठीक है। उसका ही फिर क्या हुआ, संशोधन हुआ 1987 के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला है आपका नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटीज एक्ट 1997, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकारी अधिनियम 1997। इसके अंदर क्या बात हुई, इसके अंदर भी आपके एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई बात हुई कि अगर एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई कुछ भी
चीज़ें होती है, कोई भी पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, तो क्या किया जाएगा, उन पे क्या कर जाएगी, उन पे अपील की सुनवाई करी जाएगी। ठीक है, यानी कि अपीलेट अथॉरिटीज़ बनाई जाएगी जो कि क्या करेगी, ये चेक करेगी कि अगर पर्यावरण में कोई भी प्रदूषण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ करा जाएगा। ठीक है, तो अपील की सुनवाई करी जाएगी इस एक्ट के तहत। ठीक है, फिर अगला है आपका रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूसेज रूल 1999, यानी कि पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999 का जो आपका प्लास्टिक को रिसाइकल करने वाला एक्ट है, उसमें क्या बात हुई है कि हमको क्या करना है, प्लास्टिक का पुनर्नवीनीकरण करना है, यानी कि हमको प्लास्टिक को रिसाइकिल करना है और रीयूज़ करना है हमको प्लास्टिक को। ठीक है, अगला है आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000, यानी कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ विनियम और नियंत्रण नियम 2000। इसके अंदर बात हुई है कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है भाई, वो जो जितने भी पदार्थ हैं जो कि हमारी ओजोन की जो परत है उसको क्या कर रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं, हमको उन सभी पदार्थों का जो है ना एमिशन हो रहा है उसको हमको कम करके रखना है, वरना क्या होगा, हमारी जो ओजोन की जो परत है वो खत्म हो जाएगी एक दिन। तो हमको क्या करना है, ओजोन की परत को बचाना है। अब कैसे बचाएंगे, जो भी हार्मफुल पदार्थ निकलते हैं हमारे इंडस्ट्री से निकलते हैं, या हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी पोल्यूशन होता है हमारी गाड़ी से, ठीक है, इन सब चीज़ों से ओजोन पे है ना काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से हार्मफुल पदार्थ निकलते हैं। तो हमको क्या करना है, इन सभी हार्मफुल पदार्थों का एमिशन करना है। ठीक है, इन सभी हार्मफुल पदार्थ को क्या करना है, कंट्रोल में रखना है, इनका उत्सर्जन जो है वो हमको क्या करना है, कम से कम उत्सर्जन करना है। ठीक है, ये बात हुई है 2000 वाले एक्ट के अंदर। ठीक है, अगला है आपका एनवायरनमेंट सिटिंग फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रूल 1999, यानी कि पर्यावरण औद्योगिक परियोजना के लिए स्थल चयन नियम 1999। इसमें भी आपके एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई बातें हुई है कि जो एनवायरनमेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो होते हैं, यानी कि औद्योगिक परियोजनाएं हमको जो करनी पड़ती है, उसके अंदर हमको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन निकलता है वो कम से कम निकले, वरना क्या होगा, फिर से हमारे एनवायरनमेंट पे है ना बुरा असर पड़ेगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब होगा। तो हमको ध्यान रखना है कि जो भी हम इंडस्ट्रीज से जो भी काम वगैरह करते हैं उसमें कम से कम पोल्यूशन हो। ठीक है, अगला है आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, यानी कि 2001 का ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। इसमें बात हुई है आपकी ऊर्जा को संरक्षित करने की बात हुई है कि हमको क्या करना है, जो भी हमारी सोलर एनर्जी है, यानी कि जो भी सूर्य ऊर्जा है, जो भी हमारी वाटर है ना, जियोथर्मल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, इन सभी एनर्जी को हमको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2000 का जैविक विविधता अधिनियम क्या कहता है, ये बात करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, यानी कि जैविक विविधता की बात करता है, जिसके अंदर आपका CBD भी आया था। आपने ये वाला एक्ट 9th जो चैप्टर है आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसके अंदर भी पढ़ा होगा। ठीक है, अगला एक्ट है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2006, यानी कि वन्य जीवन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 का जो आपका संरक्षण है ये आपका अधिनियम है। 2006 का जो आपका अधिनियम है ये आपका क्या है, अमेंडमेंट है, संशोधन हुआ एक्ट है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के लिए है ना एक एक्ट आया था जिसको क्या किया था, अमेंड किया था 2006 के अंदर। ठीक है, अगला है आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 का आपका जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट है वो क्या बात करता है कि एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो भी डैमेजेस होंगे ना, उसके लिए क्या बनाया गया है, एक नया ट्राइब्यूनल बनाया गया है। ट्राइब्यूनल क्या होता है, कोर्ट की तरह होता है, यानी कि जो भी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो भी केसेस होंगे उनको कहाँ सॉल्व किया जाएगा, इस ट्राइब्यूनल के अंदर उनको सॉल्व किया जाएगा। जो भी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए मामले होंगे उनका हल कहाँ पे होगा, इस ट्राइब्यूनल के अंदर होगा। ठीक है, तो ये एक्ट इसकी बात करता है। ठीक है, तो ये सभी आपके कुछ एक्ट थे, आपको पढ़ना है इनको, जो भी इनके ईयर्स हैं वो आपको याद रखने हैं, और इस एक्ट के अंदर किसकी क्या बात हुई थी सिर्फ आपको उतना सा ही याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन बात करता है द स्टेट शैल एंडिवियर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ये फिर इसका रीज़न क्या कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमांड द स्टेट टू एंश्योर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला आपका अधिकथन कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के जंगल और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
ठीक है। दूसरा क्या बात कर रहा है, भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार सुनिश्चित करने और वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का आदेश देते हैं। तो कौन सा कथन इसमें से सही है, कौन सा गलत है, वो आपको बताना है। तो इसमें दोनों ही कथन आपके सही है और जो व्याख्या है वो भी एकदम सही है। अब क्या बात कर रहा है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो क्या करे, आपके पर्यावरण का संरक्षण करे, आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखे। अभी मैंने आपको बताया था कि ये राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। दूसरे में क्या बताया हुआ है, जो नीति निर्देशक तत्व है वो एक राज्य को क्या करते हैं, एक राज्य को ये बताते हैं कि उनको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अभी हमने देखी थी आर्टिकल 48A, जिसकी बात करता है कि एक राज्य को क्या करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना चाहिए। इसके अभी मैंने आपको आर्टिकल भी बताया था 48A वाला, ठीक है। 48A इसका आर्टिकल है जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। यानी कि दोनों ही कथन आपके सही हैं और जो इसकी व्याख्या है वो भी सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए इसकी सही व्याख्या भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिगार्ड एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स इज रिलेटेड टू। यानी कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है, वन झीलों और वन्य जीवों तथा जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखने सहित प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना किससे संबंधित है। कि भाई यहाँ पे आपको जो ये बात बताई गई है, ये पूरी स्टेटमेंट, जो पूरा कथन बताया हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हुआ है, आपके मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 51A के अंदर हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे किसके अंदर, आर्टिकल 51A के अंदर, जो क्या कहते हैं कि जो सिटीज़न है, जो इंडिया में रहने वाले जो नागरिक हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो क्या करें, अपने नेशन को प्रोटेक्ट करके रखें। अभी मैंने आपको ये बताया भी था कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा ये कर्तव्य है कि हम हमारे फॉरेस्ट को, लेक को, वाइल्ड लाइफ को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये बात हुई आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ से जुड़ी हुई, आपके मौलिक कर्तव्य से जुड़ी हुई ये बात हुई है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, इसीलिए मैंने आपको ये करवाए हैं और ये सब मैंने आपको अभी बताया था ऊपर 51A के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, Which article was added to the 42nd Amendment Act 1976 to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife in India? यानी कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा भारत में वन और वन्य जीवन की रक्षा के लिए 1976 के 42वें संविधान अधिनियम में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है। तो ये आपका 48A वाला जो अनुच्छेद है, 41A वाला जो आर्टिकल है, वो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया है। और 41A के अंदर क्या आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने देखा था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP जो है आपके, है ना, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एक राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो एनवायरनमेंट को क्या करे, प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल 48A जुड़ा है 42वें संशोधन अधिनियम से, जो कि 1976 के अंदर आया था, ठीक है, जिसमें आपकी नीति निर्देशक तत्व की बात हुई है, जो कि आपका आर्टिकल है, अनुच्छेद है 48A, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि CPCB से जुड़ी हुई कुछ आपको व्याख्या दी हुई है, आपको बतानी है कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है। पहली बताई हुई है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974। दूसरी बताई हुई है, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एयर पोल्यूशन एक्ट 1981। और तीसरी बताई हुई है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। हिंदी में बता देती हूँ क्या लिखा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है CPCB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला बताया हुआ है आपको, पहला क्या बताया हुआ है, इसे जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत गठित किया गया है। दूसरा है, इसे वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत गठित किया गया था। और फिर तीसरा है कि यह एक वैधानिक निकाय है। तो कौन सा इसमें से सही है, कौन सा गलत है, वो आपको बताना है। सिर्फ ए है ना, ए पहला वाला जो कथन है वो सही है, या दूसरा वाला कथन सही है, दूसरा और तीसरा सही है, या फिर पहला और तीसरा सही है। तो आपने देख ही लिया है, आंसर क्या है, पहला और तीसरा वाला सही है। यानी कि पहला क्या बात करता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूटेड हुई है किसके तहत, 1974 के तहत आपका जो CPCB है
वो क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ है। और तीसरा क्या बोलता है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, यानी कि जो है ना आपका जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वाला जो अधिनियम है वो आपके 1974 के तहत गठित किया गया था, ठीक है। और ये एक वैधानिक निकाय है। ये दोनों ही कथन आपके सही है, पहला और तीसरा। अब वैधानिक निकाय क्या होते हैं? वैधानिक निकाय और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ दो तरीके की बॉडीज़ होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है वो बात करती है कि जो भी बॉडीज़ के बारे में हमारे संविधान के अंदर बताया हुआ है, जो भी निकाय के बारे में हमारे संविधान के अंदर बताया हुआ है, वो होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। एक होती है आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज़, यानी कि आपकी वैधानिक निकाय होती है। वैधानिक निकाय क्या बोलती है? ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका संविधान है, उसके अंदर मेंशन नहीं होती, बल्कि ये पार्लियामेंट के किसी एक्ट के तहत लागू होती है। तो जो सीपीसीबी है वो आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो 1974 का जो एक्ट है, वाटर पोल्यूशन एक्ट, उससे आया है, ठीक है। तो कथन पहला और तीसरा दोनों ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बात करता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य पूरा करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 का गठन किया गया था? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसका सही आंसर है कि जो 2002 का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, जिसके अंदर सीपीसीबी मैंने आपको बोला भी था कि है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका चैप्टर जो 9th है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो 2002 का आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है वो किससे संबंधित है? वो आपके कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके सीपीसीबी से जुड़ा हुआ है, सॉरी ये आपका सीबीडी से जुड़ा हुआ है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखा और उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं उनके बारे में हमने देखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी पीडीएफ को भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना, मेरे को कॉमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आपकी कोई भी सजेशन है कि मैम इस वाले टॉपिक पर वीडियो बना दो या फिर ये वाला टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से वो भी कॉमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।